बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली आज हम लोग लेसन नंबर 45 कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने सोशियोलॉजी 401 की फाइनल टर्म की सारी प्रिपरेशन कर ली है। आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चेंज एंड फ्यूचर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। देखिए कि दिन ब दिन जो है वो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और ये वाले चेंजेस इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि उन लोगों के उन चेंजेस के साथ कीप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये रिसेंटली ट्रांसपोर्टेशन में और टेलीकम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई है, जिसकी वजह से कल्चर्स का आपस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वैसे इसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मकसद होता है कल्चर्स के दरमियान में से डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। और कहा यह जाता है कि फ्यूचर में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि ऐसे ये सारे के सारे कल्चर्स जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिल्कुल होमोजेनाइज हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मेन फोकस जो है ना वो पुराने कल्चर्स को स्टडी करना है और ये स्टडी करना है कि जब अब तक की जितने भी कल्चर्स अडॉप्ट कर चुके हैं वो किन पैटर्न से और कैसे जो है वो अडॉप्ट हुए हैं। मेनली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कंसर्न होता है, एक तो ये होता है कि इंडिजिनस कल्चर जो है वो सर्वाइव कर पाएँ, और दूसरा वो स्टडी करते हैं कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को। ये मेन एरिया ऑफ फोकस होता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। इसके अलावा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ग्रेटर एम्फेसिस होता है कि डेवलपमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। और इसके अलावा ये सुजेस्ट किया जाता है कि अभी फ्यूचर में ऐसा कोई मेल्टिंग स्पॉट आ जाएगा, मेल्टिंग पॉट आ जाएगा, सब के सब कल्चर जो है ना वो जैसे मेल्ट करके एक ही कल्चर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारी दुनिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि वो पॉइंट आने में अभी बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगेगा। उसके बाद ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चरल के सर्वाइवल को जो है वो इंश्योर करते हैं। बहुत सारे कल्चरल पैटर्न्स और बहुत सारे पीपल इस दुनिया से इरेडिकेट कर चुके हैं ड्यू टू प्रोग्रेस और ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल तस्मानिया में 19th सेंचुरी में आम पॉपुलेशन होती थी, लोकल पॉपुलेशन होती थी, और वो क्या करते थे कि वो भेड़ बकरियां चराया करते थे। लेकिन अब वैसा कोई ट्रेडिशन नहीं रहा वहाँ पे। 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि अफ्रीका जो है वो क्यों स्पॉइल हो रहा है, कौन से ऐसे वे हैं जो उसको जो है अफ्रीका को डिवाइड करके उसको स्पॉइल करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं बताया था कि जिसकी वजह से हम इंडिजिनस पीपल वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते। अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं। वो कन्फ्लिक्ट एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिवीजन होने की बेस पर भी होते हैं, और दूसरा इस वजह से भी होते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आके इकट्ठे रह रहे होते हैं। जैसे ही एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा मिलके इकट्ठे रह रहे डिफरेंट होते हैं तो हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, और कल्चर की बेसिस पे उन लोगों के बिलीव्स और आइडियाज़ आपस में क्लैश करते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ब्राज़ीलियन अमेज़न में बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशंस जो है वहाँ पे शेल्टर हासिल की थी, और बहुत से इंडिजिनस पीपल जो है वो वहाँ रहते थे। फिर क्या हुआ कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे अमेज़ोनियन फ्रंटियर पे जो है ना वो रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे-जैसे वहाँ पे रोड बने, वहाँ पे प्रोग्रेस हुई, तो लोगों का वहाँ पे आना-जाना जो है वो स्टार्ट हो गया। आउटर कम्युनिटीज़ के लोग जब वहाँ पे जाते थे तो उनकी वजह से वहाँ पे कुछ डिजीज़ेज़ यानी कि जैसे इन्फ्लुएंजा और मीज़ल्स होती हैं, इस जैसी जो है वो डिजीज़ेज़ वहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमारा कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि आजकल कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट एज में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। वो रिसर्च को एंथ्रोपोलॉजिकल जो रिसर्च है उसका ग्रेट रेलिवेंस उनका यही है कि हम पब्लिक जो है वो इस रिसर्च को जो है वो एक्सेस कर पाए, क्योंकि कोई भी फील्ड होती है वो ग्लोरीफाई तब करती है जब पीपल उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आर्कियोलॉजी जो है उसने 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। बहुत सारी बुक्स जो है वो आर्कियोलॉजी पे लिखी गई हैं। डार्विन ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री थी पहले और कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई, कैसे अभी मॉडर्न वर्ल्ड बना, ये सारा कुछ। जैसे-जैसे एडवांसमेंट्स का एरा आता जा रहा है तो एकेडमिक आर्कियोलॉजी जो है ना वो राइज़ हो गई, यानी कि स्कूलों में भी अब तो आर्कियोलॉजी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो है वो पढ़ाई जाती है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो एमेच्योर्स होते हैं, यानी कि वो शौकिया तौर पे जो आर्कियोलॉजी का काम करते थे, उन लोगों पे बैन लगा दिया गया कि वो इस फील्ड को दोबारा जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ प्रोफेशनलिस्ट ही कर सकते हैं। जिसकी वजह से इस डिसिप्लिन तक जो है वो एक्सेस हासिल करना मुश्किल हो गया, ये इनएक्सेसिबल डिसिप्लिन बन चुका है। लेकिन प्रोफेशनलाइजेशन जो होती है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते हैं। वो डेवलपमेंट करते हैं, मेथड की डेवलपमेंट करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं, कल्चर की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में वो बताते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। और ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से जो इंटरेस्ट होता है आर्कियोलॉजी में वो जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। दूसरा जो है पॉपुलराइजेशन की तरफ मूवमेंट करने के लिए राइटिंग्स तक लोगों को जो है वो एक्सेस दी गई है, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं, और इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि लोग जो है उन बुक्स तक, उन राइटिंग्स तक जो है वो रसाई हासिल करके उसके बारे में पढ़ सकें। इस चीज़ की वजह से जो है वो दोबारा से आर्कियोलॉजी की फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये एंथ्रोपोलॉजी की दूसरी जो ब्रांचेस में भी ये जो है वो मेथड अप्लाई किया जा
रहा है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड को जो है वो ग्लोरीफाई करती है, इसको ज़्यादा जो है वो राइज़ करती है। आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि हो रहा है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो होलिस्टिक एथनोग्राफीज़, यानी कि जो होलिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट, और एथनोग्राफीज़ का होता है एथनिक की बेसिस पे जो डिफरेंसेस होते हैं उनके लिखने के बजाय कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या कर रही है कि वो सिटीज़ और कम्प्लेक्स सोसाइटी को जो है वो आपस में स्टडी कर रही है, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग और उन लोगों के जो एथनिक डाइवर्सिटी के साथ जो इश्यू होते हैं वो कैसे डील करते हैं उसके बारे में जो है वो स्टडी कर रही होती है। फिर एक और एरिया है हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, वो है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का मेनली जो काम होता है ये इस डिसिप्लिन का, वो एक तो होता है कि कल्चर्स की डेवलपमेंट करना, और दूसरा जो होता है जो पर्टिनेंट इश्यूज होते हैं, जो प्रेजेंट इश्यूज होते हैं उसके साथ इसको जो है वो कल्चर की डेवलपमेंट को रिलेट करते हैं कि यानी कि डेवलपमेंट में कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो सोशियोलॉजी 401 का सारे का सारा हमारा जो है ना वो कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के कहने पे मैंने सिर्फ 2 दिन में ये सारी की सारी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, और यकीन जानिए अब मेरा गला दुख रहा है बोल-बोल के, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्लीज़ मेरे एक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत करे और आप लोग सिर्फ व्यू करके वीडियो को और चले जाएँ, ये तो फिर हम लोगों के साथ ज़्यादती है ना। हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोग आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोग कम से कम बदले में एक सब्सक्राइब का बटन ही दबा दिया करें। आप लोगों को कोई खर्चा तो होना नहीं है, ठीक है? या को इतना ज़्यादा वो कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े या मेहनत करनी पड़े। एक सब्सक्राइब का बटन होता है, आप लोगों ने सिर्फ उस पे क्लिक करना होता है। तो आप प्लीज़ उसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए दुआ है मेरी कि आप लोगों के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों। आप सब लोगों का ए प्लस ग्रेड आए, ताकि मुझे पता चले कि भई मैंने किसी की हेल्प की है तो कोई ग्रेड्स आए भी हैं या नहीं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें, एक दफ़ा ना देखें, कम से कम कोई भी लेक्चर आप लेते हैं वो आप लोगों को दोबारा आसानी से भूल भी जाता है। इसलिए आप अपने लेक्चर्स को एक दफ़ा सुनें, 24 घंटे के अंदर-अंदर आप उसको दोबारा सुनें, और कम से कम 1 वीक के बाद आप उसको दोबारा सुनें, ठीक है? फिर आपको पेपर में सरसरी-सरसरी सा जो है ना, आप लोगों को हैंड आउट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर में जस्ट लेक्चर सुनेंगे तो वो आप लोगों के माइंड में जो पुरानी चीज़ें होंगी, जो आप लोगों ने पहले से सुनी होंगी, वो बातें जो है वो सारी रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएँगी, और आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ जो अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। सोशियोलॉजी 401 जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल-मुश्किल जो है वो यूज़ की हुई थी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को, उन प्रोसेसेस को आप लोगों को जो है वो आसान करके बताऊँ। मैंने अपनी तरफ से मैंने हर कांसेप्ट आप लोगों का क्लियर किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ कोई कमी पेशी है अगर इस पढ़ाने के अंदाज़ में, लेक्चर देने के अंदाज़ में, तो आप लोग मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप भी आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें। ये जो है वो कमी है थोड़ी-सी, आपको ये करना चाहिए। तो मैं वो देखूँगी, क्योंकि देखिए ना, मैंने तो अभी नया-नया चैनल बनाया है, तो इस वज़ह से मुझे बस सब लोगों ने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ लेक्चर दिया करो, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिए जस्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो बाकी जो है आप लोग बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं कि जिसकी वज़ह से आप लोग आसानी से जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईज़ी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मेरी दुआएँ हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोग भी हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।